हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो आप लोग का नया बैच प्रारंभ हुआ है, जनरल पेपर जेट एग्जाम झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके आधार पर झारखंड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नए बैच का आज ये सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें कि हम लोग यूनिट 10, जिसमें कि उच्च शिक्षा प्रणाली हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे जो सिलेबस में मेंशन है, उसके अनुसार हमने चर्चा किया था। आपको बता दें, यह जो क्लास है जेट एग्जाम के अलावा बेट एग्जाम जो बिहार में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि बिहार में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बनने के लिए। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम जो इस बार जून और दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी छात्र अभी तक झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपका जेट एग्जाम है, उसके लिए अभी तक बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें पेपर 1 और पेपर 2 अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको अप टू 2000 आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। अभी विभिन्न सब्जेक्ट जैसे कि आपका जनरल पेपर 1 का तो क्लास चल ही रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर और मैथमेटिक्स के भी क्लासेस आपको उपलब्ध होंगे। आपको बता दें, इस बार जो है 43 विषयों में जो है आपका जेट एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे छात्रों को इसमें मौका मिलने वाला है और इस बार जो है अच्छे खासे वैकेंसी भी रहेगी, तो अच्छे से तैयारी कीजिए कि इस बार जो जॉब प्राप्त कर ले। इसके अलावा आप यूजीसी नेट जो दिसंबर 2025 का टारगेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सिर्फ जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का, जैसे कि हमने बताया कि पेपर 2 में हमारे ये सब क्लासेस चल रहे हैं, आप वो पेपर 1 और पेपर 2 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ पेपर 2 भी जो भी छात्र ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिर्फ पेपर 1 का भी ज्वाइन करते हैं तो पेपर 1 के लिए अभी मात्र 2499 में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐप के माध्यम से भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पिछला क्लास में जैसा कि आपको पता होगा, जो ये एग्जाम हो रहा है इसमें आपका टोटल जो है आपका 2 पेपर है, 2 पेपर है इसमें आपका। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो 2 पेपर का एग्जाम होगा, इसमें पेपर 1 जो होगा सभी छात्रों के लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 जो होगा सभी छात्र के लिए कॉमन रहेगा, जिसमें कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 10 यूनिट से जो है ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जाएगा पेपर 1 में, जिसमें कि अभी हमने यूनिट 10 को जो है स्टार्ट किया है। और पेपर 2 तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। दोनों पेपर मिलाकर जो है आपका रिजल्ट जो है तैयार किया जाता है। जो कटअप बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 के अंक, पेपर 1 जो 100 अंक का और पेपर 2 जो है आपका 200 अंक का होगा। 300 अंकों पर जो है आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पिछला क्लास जब हुआ था उसमें बहुत सारे छात्र, हमने देखा था कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा जेट एग्जाम में या बेट एग्जाम में, तो बिल्कुल नहीं। जैसा यूजीसी नेट में होता है उसी तरह बेट हो चाहे जेट एग्जाम हो, उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें हर एक प्रश्न जो होगा 2 अंक का रहेगा, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। क्लियर है? अब यहाँ पर जो हमने पिछले क्लास में जो हमने यूनिट 10 स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोग जो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा, भारत में जो शिक्षा के व्यवस्था थे उन सभी पर हमने डिस्कस किया था। प्राचीन भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उन सभी पर हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा मध्यकाल में भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया था। आज की जिस सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आधुनिक भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, और उसके बाद फिर स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जो उच्च शिक्षा के लिए अधिगम जो कमीशन या कमिटियां भी बनी थी आजादी से पहले, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा एजुकेशन सेक्टर में, खासकर हायर एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कौन कौन सी संस्थाएं, कमीशन गठित की गई, नई शिक्षा नियम नीतियां बनाई गई, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आधुनिक भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से स्थापित होती है, किसकी देन है, और किस तरह से बदलाव हुआ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, एक एक करके उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। आधुनिक भारत में शिक्षा, जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो प्राचीन भारत शिक्षा व्यवस्था थी पूरा का पूरा वैदिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित था। जो संस्थाएं जहां पर एजुकेशन दिया जाता था वो जो आश्रम कहलाते थे, गुरुकुल आश्रम।
गुरुकुल पद्धति के आधार पर गुरुकुल होते थे, वहीं पर जाकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। मध्यकाल तक आते आते बहुत सारे उसमें बदलाव हुए और सबसे ज्यादा मध्यकाल में प्रभाव रहा मुगलों का। मुसलमान शासकों ने अपनी जो इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको भारत पर लागू किया। इस्लामी शिक्षा तो चलती रही जो धर्म आधारित थी, इसके अलावा भी यहाँ पर खगोल हो गया, विज्ञान हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और अन्य बहुत सारी पढ़ाइयां होती थी। हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं मध्यकाल में भी की गई। जब हम आधुनिक भारत की ओर आते हैं तो आधुनिक भारत में जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है यूरोपियंस का देखने को मिलता है, क्योंकि भारत पर सबसे मुगलों के बाद जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा वो ब्रिटिशर्स का था, यूरोपियंस का था। ये ऐसे तो अगर कहा जाए तो वो सिर्फ व्यापार करने भारत में आए थे, लेकिन उन्होंने यहां पर शासन करना, यहां पर अपना पांव जमा लिया, जो कि लगभग 200 साल से ज्यादा इन्होंने भारत पर शासन किया। और इन 200 सालों से अधिक शासन करने के दौरान भारत की हर चीज में बदलाव किया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव था शिक्षा पर। शिक्षा, क्योंकि यहां पर शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे कि यहां के लोगों को गुलाम बनाया जा सकता है। शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बदलाव किया और अपनी जो पश्चिमी संस्कृति की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको भारत पर थोपा गया और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों से की बात करें, हायर एजुकेशन तक, उन सभी में बदलाव बहुत सारे किए गए, जिसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। उच्च शिक्षा की पारंपरिक शैली में बड़ी परिवर्तन जो है यूरोपियन द्वारा 1600 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत के अधिकांश हिस्सों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया तथा उच्च शिक्षा की औपचारिक प्रणाली की शुरुआत की जो निरंतर चली आ रही है, जो कि आप यहां पर इंग्लिश में भी इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा तो शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर बदलाव करना प्रारंभ किया गया, जिसमें कि अंग्रेजों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखा गया। बदला पढ़ाई के विपत्ति को चेंज किए गए, अलग अलग विद्यालय, जो गुरुकुल सिस्टम जो प्राचीन काल से चली आ रही थी भारत में, उसको पूरा मतलब कि मध्यकाल तक तो बहुत कम हो गए थे, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते गुरुकुल पद्धति खत्म सी हो गई यूरोपियंस की वजह से बोल सकते हैं। यहां पर उन्होंने अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी और अपने संस्थाएं थे उनको खोलना प्रारंभ कर दिए। अगर हम बात करें तो भारत में बड़े स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए जो काम किया गया 1857 में किया गया। 1857 में लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय भारत के 3 क्षेत्रों को ध्यान में रखकर स्थापित किए गए, चेन्नई में, बंबई में और कोलकाता में, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों को ये बोल सकते हैं कि संदर्भित थे, उनको ये बोल सकते हैं कि अपने अंदर शामिल करते थे। क्लियर है? आप यहां पर देख सकते हैं भारत में अंग्रेजी उच्चतर शिक्षण संस्थान की शुरुआत कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा ये 3 यूनिवर्सिटी स्थापित होने से पहले 1817 में बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा एक हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था, जिसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। वायसराय लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा के आधार पर 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास जिसे आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, जिसको ध्यान में रखिएगा, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न देखिएगा, पहले के कुछ दिन बाद हम आपके साथ 1-2 क्लास और के बाद आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न आते हैं, बिल्कुल पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस कमिटी या किस के अनुशंसा पर जो है भारत में 3 विश्वविद्यालय लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर स्थापित हुए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी स्थापना जो है वायसराय जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्हीं के अनुशंसा पर जो है ये 3 विश्वविद्यालय जो है स्थापित किए गए थे भारत के 3 क्षेत्रों में। फिर 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें कि उच्च शिक्षा का माध्यम जो है उर्दू को बनाया गया था। क्लियर है? अब यहां पर और भी कार्य हुए आजादी से पहले, जैसे कि वर्ष 1913 से 21 के मध्य 6 आवासीय एवं शिक्षण समन्वित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तथा वर्ष 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना जो है यहां पर की गई 1920 में। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, यूपी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1925 में स्थापित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम परिवर्तित किया गया और उसको भारतीय विश्वविद्यालय संघ किया गया। ये इंटर यूनिवर्सिटी जो विद्यालय था आपका, इसको अलग अलग कार्य दिए गए थे।
बाद में धीरे धीरे हर स्तर की शिक्षा को अलग किया गया और उसके लिए एक अलग हेड बनाया गया जो उसको कंट्रोल करे, करता धरता हो। तो उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ही आजादी से पहले जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना की गई, जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम परिवर्तित करके। यही मुख्य कंट्रोल करेगा भारत में उच्च शिक्षा के, और इसके लिए नियम रेगुलेशन वगैरह सब तय करेगा। इसके अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय मध्य शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्र के विषय में सूचना का आदान प्रदान किया जाना तय किया गया। क्लियर है? इसके अलावा भी औपनिवेशिक काल में भारत में उच्च शिक्षा की पहुंच केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित था। स्टेटमेंट टाइप का जब प्रश्न आते हैं ना, तो इस सब में ध्यान रखना पड़ता है। फैक्ट वाले को तो हम लोग फटाफट याद कर लेते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी कब बना था, कौन सा संघ कब बना था, कौन सा कॉलेज या विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। फैक्ट हम लोग तुरंत याद रखते हैं। बहुत सारे जो है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर स्टेटमेंट अगर इस तरह से आए कि भारत में यूरोपियंस के समय शिक्षा हर एक वर्ग तक उसकी पहुंच थी, जो बिल्कुल गलत है। हर एक वर्ग तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी औपनिवेशिक शासन काल में, सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। क्लियर है? उच्च वर्गों तक ही सीमित था। महिलाओं को भी शिक्षा से दूर रखा गया था यूरोपियंस काल में, औपनिवेशिक शासन काल में। प्राचीन भारत में भी ये था, मध्यकाल में भी था। ये चीजें आधुनिक भारत में भी यूरोपियंस के शासन काल में ये देखने को मिलता है। महिलाओं की शिक्षा का ऐसा नहीं कहा बिल्कुल उनको प्रतिबंधित था, बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन उनको छूट भी नहीं थी कि शिक्षा को आसानी से हर महिला जो है प्राप्त कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त महिलाओं में भी केवल उच्च जाति की महिलाएं ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने में सफल हो पाती थी। ये चीजें आप यहां पर मेंशन देख सकते हैं। स्टेटमेंट में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सके। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये चीज तो हमने देख लिया कि आजादी से पहले क्या क्या स्थितियां थी भारत में उच्च शिक्षा के रिगार्डिंग, औपनिवेशिक शासन काल में, आधुनिक काल में। अब यहां पर भारत में उच्च शिक्षा, आगे हम लोग बढ़ने से पहले हम लोग तो ये पता होना चाहिए उच्च शिक्षा का मतलब क्या है। ऐसे तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके कुछ ही वर्षों के बाद जो है आपका उसकी पढ़ाई जो है मतलब शैक्षणिक स्तर पर विद्यालय के माध्यम से प्रारंभ हो जाती है। ऐसे बच्चा जब जन्म से लेता है तब से ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, जो उसके अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने गार्जियन से मिलता है। अब यहाँ पर बच्चा जब जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शिक्षा अलग अलग तरह से प्रदान की जाती है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा का मीनिंग क्या होगा? कब हम बोलेंगे कि उच्च शिक्षा बच्चा एक प्राप्त कर रहा है? क्या पहली क्लास से ही, या फिर 5वीं क्लास बाद, या 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं के बाद? किस स्तर पर बोलेंगे कि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है? अभी देखिएगा तो हमारे देश में लिटरेसी रेट निकाला जाता है, शिक्षा के जो पैमाना है वो तय किया जाता है हमारे देश में। देखिएगा तो अभी भी जो लिटरेसी रेट जो तय किया जाता है, कितना परसेंट जो है वर्ग जो है शिक्षित वर्ग है, तो सिर्फ तय एक डिग्री के आधार पर नहीं, हायर एजुकेशन के आधार पर नहीं, लिटरेसी रेट में हर वो व्यक्ति को शामिल किया जाता है और बोला जाता है कि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ इतना है। तो यहाँ पर डिग्री के आधार पर और क्लास के आधार पर तय नहीं होता है, बस ये तय हो जाता है कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है वो शिक्षित है। लिटरेसी रेट इसी के आधार पर तय होता है। डिग्री अगर आधार पर तय होने लगे, 10-12 के आधार पर तय होने लगे, तो पता चलेगा कि हमारे देश में 30 से 40% लोग भी जो है शिक्षित वर्ग में नहीं आते हैं। लिटरेसी रेट 30-40% भी नहीं है। क्लियर है? अभी देखिएगा तो मात्र एक राज्य जो है केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। यहां तक कि 12वीं के बाद भी उसका लिटरेसी रेट जो है, मतलब 12वीं तक पढ़ने वाले लोगों की लिटरेसी रेट वहां पर 90% के लगभग 90% से ज्यादा है। जबकि झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ये बहुत कम है, 20-25% से ज्यादा नहीं है। झारखंड में ओवरऑल लिटरेसी रेट जिलेवार भी देखिएगा तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर 50% भी लिटरेसी रेट नहीं है। उसमें जिला एक आता है पाकुड़ जिला। मतलब कि ये बता रहे हैं वैसे व्यक्ति जिनको सिर्फ पढ़ना लिखना आता हो उनको बोला जाता है, लिटरेसी रेट में उनको शामिल कर दिया जाता है। मतलब सरकार उनको मान रही है कि वो लिटरेट नहीं, अशिक्षित नहीं है, शिक्षित वर्ग है वो।
और सिर्फ ये आधार रखा गया, बेंचमार्क तय किया गया कि सिर्फ उसे पढ़ना लिखना आता हो। और हमारे झारखंड का एक जिला ऐसा है जहां पर 48% के लगभग जो है लिटरेसी रेट है, मतलब कि डिग्री वाले अगर खोजेंगे तो वहां पर 10% 15% भी नहीं मिलेंगे। ये ऐसी स्थिति है झारखंड में, और बिहार में भी बहुत सारे ऐसे जिलों की स्थिति आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? अब यहां पर तय किया जाना, जैसे अभी नई शिक्षा नीति बनाई गई तो इन चीजों को ध्यान में रखा गया है। शिक्षा हर एक वर्ग तक पहुंच हो, इसकी तय की गई, लेकिन क्वालिटी भी हो। कितना बच्चा ड्रॉप आउट किया जा रहा है उसको भी तय किया गया है। कितना बच्चा स्कूल तक पहुंच रहा है, कितना डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, कितना इंटर तक बोर्ड तक एग्जाम दे रहे हैं, कितना पास हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखिएगा, कल हम देख रहे थे न्यूज़पेपर में, तो उसे पता चल रहा है कि आजादी के बाद भारत का एक ऐसा गांव भी है जहां पर अभी पहली बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है मैट्रिक पास किया है। उस गांव से अभी तक मैट्रिक पास कोई नहीं किया था। कितने वर्ष बाद, 75-76 वर्ष के बाद आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है मैट्रिक पास कर रहा है, तो क्या स्थिति है। चलिए, ये सब तो डाटा अपनी जगह पर है ही। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन का क्या मतलब है, और हायर एजुकेशन तक कितने % वर्ग हमारे देश में पहुंच पाते हैं जो कि हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो डाटा भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मीनिंग समझना होगा डाटा देखने से पहले कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का मतलब क्या है। कब बोलेंगे कि एक बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। तो हमारे देश में जो तय किया गया हायर एजुकेशन का मतलब जो हुआ कि 12वीं के बाद या फिर इंटर के बाद जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है 12th के बाद, उससे बोला जाता है हायर एजुकेशन। ये चीजें एमएचआरडी, जो आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा भी इस चीज को डिफाइन किया गया। एक एक करके पॉइंट अब देखते हैं। भारत में उच्च शिक्षा की सामाजिक ऐतिहासिक यात्रा विभिन्न कालों के तहत विकसित हुई है। यहाँ प्राचीन काल, मध्यकाल, औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के पश्चात एवं वर्तमान समय में उच्च शिक्षा का विकास अग्रसर है। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि स्थिति अगर इतना गंभीर है कि हमारे देश में 10% 20% भी डिग्रीधारी नहीं है, तो क्या ये स्थिति और खराब होती जा रही है, बेहतर हो रही है? बेहतर हो रही है। भले ही हमारे देश में भी खराब स्थिति है कि हायर एजुकेशन या फिर शिक्षा की बहुत खराब स्थिति है, कुछ राज्यों में तो बहुत ही बेकार स्थिति है। तो क्या वो बेकार स्थिति अभी भी बनी हुई है या उसमें सुधार हो रहा है? सुधार हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन धीमी गति से हो रहे हैं। इसमें तेजी लाने की जरूरत है। हमारे अभी देखिएगा दुनिया के बहुत सारे देश इतना आगे चल रहे हैं कि जापान बोला जाता है कि 2050 में जी रहा है। फ्रांस, जर्मनी, ये सब ऐसे कंट्री है जो कि बहुत आगे चल रहे हैं हमारे देश के मुकाबले। तो हमें भी उसी तेजी से टेक्नोलॉजी अपनाना है और उसी तरह से लोगों के विकास में काम करना होगा, तब जाकर ऐसी स्थिति बन पाएगी। कुछ और पॉइंट है, इसको एक बार देखिएगा। उच्च शिक्षा का मतलब यहां पर बताया गया है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पश्चात ग्रहण किया जाता है। इंटर लेवल या इसको 12th लेवल के बाद बोलिए, इंटर या 12th के बाद, माध्यमिक स्तर के बाद, उच्च माध्यमिक स्तर के बाद जो ग्रहण किया जाता है उसी को बोलते हैं हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन होता है यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक अंतिम चरण होता है जो माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के पश्चात प्रारंभ होता है। इसीलिए इसे तृतीयक शिक्षा, टर्सरी एजुकेशन या तृतीय स्तर की शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक के बाद जैसे प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया और तृतीयक स्तर हो गया या फिर तृतीयक शिक्षा हो गया। उच्च शिक्षा के अंतर्गत सामान्य, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है। हमारे देश में अगर देखिएगा तो अभी जो स्थिति है, हमारे देश में देखिएगा तो जो अभी स्थिति है उसके अनुसार, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं 12th तक सभी को सामान्य स्तर का एजुकेशन दिया जाता है। ऐसे 10th तक देखिएगा तो सभी को एक ही जैसा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे कि कुछ कंट्री ऐसे हैं अभी भी देखिएगा दुनिया में कि बचपन से ही उसको स्किल बेस्ड, अगर उसको मैथमेटिक्स में जाना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके अनुसार ही उसको बचपन से ही पढ़ाया जाएगा, शुरू से ही। अगर कॉमर्स फील्ड में या फिर अकाउंटेंट के फील्ड में उसको बेहतर लग रहा है तो उसी के अनुसार उसको ट्रेंड किया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे देश में अभी ऐसा लागू नहीं हुआ है।
10वीं तक देखिएगा तो सामान्य तरह से सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है। 12वीं के बाद तो एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अधिकतर सब्जेक्ट जो होता है कॉमन होता है। हायर एजुकेशन ही तय करता है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या होगा, आपका स्किल आगे क्या तय होगा, हायर एजुकेशन तय करता है। अभी भी देखिएगा तो हमारे देश में हायर एजुकेशन की इतना स्थिति खराब है कि हमारे यहाँ हायर एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लेना, कि हमें ग्रेजुएशन का डिग्री, पीजी का डिग्री मिल गया है तो काफी है हमारे लिए। हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी मतलब ऐसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जहां पर स्किल बेस्ड एजुकेशन, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, बहुत सारे इंजीनियरिंग के कॉलेज हो गया, प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के, मेडिकल के कॉलेजेस हो गए, डेंटल के कॉलेजेस हो गए, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज भी हैं दिल्ली और रांची या फिर बिहार, झारखंड, अलग अलग स्टेट में, जो कि बेहतर एजुकेशन देते हैं और छात्रों को वहां पर स्किल मिलता है और करोड़ों और लाखों की जॉब वो प्राप्त करते हैं सिर्फ शिक्षा ग्रहण करके। लेकिन बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं, आगे इनमें और बेहतर होनी चाहिए। क्लियर है? वही चीज यहां पर कहा गया है कि माध्यमिक स्तर के बाद जो है एक बच्चा जो है आपका ग्रहण करता है विभिन्न तरह की तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, जो उसके बाद तय करता है कि उसके आगे का जो जीवन होगा वो किस तरह से होगा, किस चीज में वो ढलने वाला है। क्लियर है? उस शिक्षा के अंतर्गत सामान्य, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल, vocational and technical education etc are included under higher education. This type of education provided by universities, vocational colleges and technology institution, जैसे कि आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, ये सब जो है आपका, ये सब जो कोर्सेज हैं वो उपलब्ध कराया जाता है। अब यहाँ पर एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो तय करता है कि हायर एजुकेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। एमएचआरडी वर्तमान, जैसे कि भारत जब आजाद हुआ था ना, तो शिक्षा के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, मिनिस्ट्री बनाया गया, जिसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कहा गया। बाद में इसका नाम बदलकर जो है एमएचआरडी किया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बाद में फिर इसको 2019 में अप्रोक्स जो है आपका, इसको फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया, मतलब नाम किया गया। अभी ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो एमएचआरडी मतलब शिक्षा मंत्रालय भी उच्च शिक्षा को डिफाइन करता है। क्या कहा गया है? उच्च शिक्षा 12 वर्ष के स्कूल शिक्षा के अध्ययन के बाद प्राप्त की जाती है। सीधा सा डिफिनेशन है। जैसे कि हमारे देश में माना जाता है, अभी तो अलग चीजें हो गई, जैसे कि 5+3+3+4। क्लियर है? मतलब कि प्री नर्सरी से लेकर आपका जो क्लास उपलब्ध किया जाएगा, मतलब कि ये 12 तक जो है पढ़ाई करने का साधन बनाया गया। क्लियर है? लेकिन पहले के जो डिफिनीशन था उच्च शिक्षा के लिए डिफाइन किया गया था कि 12 वर्ष तक स्कूलों में बिताने के बाद, अभी देखिएगा तो स्कूल में कितना साल बिताना पड़ रहा है, 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो मतलब कि अब बच्चा जब जन्म लेगा उसके बाद जब से उसका स्कूलिंग प्रारंभ होगा तब से लेकर 15 वर्ष तक, ध्यान रखिए 15 वर्ष। ये हम डिफाइन दोनों को इसलिए हम बता रहे हैं, ये ओल्ड डिफिनीशन है और ये न्यू डिफिनीशन है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020-21, 2020-21 के अनुसार जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें शिक्षा के पैमाने को चेंज किया गया। और इसमें अब देखिए एक बच्चा जो है 12वीं पूरा करेगा 15 साल में। पहले जो ये डिफिनीशन था कि 12 वर्ष में, 12 वर्ष के बाद हम लोग का जो है स्कूल खत्म हो जाता था। क्लियर है? तो उच्च शिक्षा का सीधा सा डिफिनीशन है कि 12 वर्ष स्कूल में बिताने के बाद जो शिक्षा ग्रहण की जाती है, मतलब 12वीं तक के पढ़ाई के बाद जो शिक्षा ग्रहण होगी, अभी वही डिफिनीशन है, बस इसमें टर्म चेंज किया गया। जैसे कि पहले माना जाता था कि एक बच्चा 5वीं क्लास में एडमिशन लेता है, पहली क्लास में 5 वर्ष जब पूरा होता है तो बच्चा एडमिशन लेता है पहली क्लास में। लेकिन अब इसको चेंज किया गया,
चेंज किया गया। और अब यहां पर चेंज करके क्या किया गया कि अब बच्चा, आप देखिएगा तो अब 5 वर्ष पूरा होने का वेट नहीं किया जाता है, उससे पहले ही 2-3 साल पहले ही, मतलब 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तभी बच्चे को स्कूल में भेजना प्रारंभ किया जाता है, जिसको हम लोग प्री नर्सरी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो वही गवर्नमेंट अब अपनी पॉलिसी इसमें भी लागू कर दी है। जैसे कि ये 4 साल कब हो गया, 9 से 12 तक। फिर ये 3 साल कब हो गया, तो ये 8, 7 और 6, 7, 8 में ये बिताएगा। और ये 3 साल कब हो गया, 5, 4 और 3। और ये अप टू क्लास 2 तक ये 5 साल बिताएगा, मतलब 3 साल पहले से, और क्लास 1 और 2 ये 5 साल हो गया क्लास 2 तक। फिर क्लास 3, 4, 5 3 साल, फिर 6, 7, 8 फिर ये 3 साल बिताएगा, और ये 4 साल फिर ये 9 से 12 तक देगा अपना एजुकेशन प्राप्त करने में, ये माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करेगा। उसके बाद फिर इसकी हायर एजुकेशन प्राप्त होगा। और हायर एजुकेशन अब पहले ये 3 साल का था, इसको भी बदलकर अब 4 साल का कर दिया गया है। मतलब कि अब पहले क्या था कि ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, अब ग्रेजुएशन अब ये 4 साल का होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन। पहले ग्रेजुएशन के पास पीजी करने का ऑप्शन था, जो कि 2 साल का होता था, और पीजी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अब बदलाव किया गया कि अब पीजी करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट अब जो है 4 साल के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप भले ही एलिजिबल नहीं होते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे, अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो भी। लेकिन ना, पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और पीएचडी करने के बाद फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पुराना नियम क्या कहता है, पुराने नियम के अनुसार जो है आपका इसमें कहा गया है कि 3 साल के बाद आप पीजी करते हैं, तो पीजी करने के बाद जैसे कि आप जेट एग्जाम झारखंड का पास कर गए, यूजीसी नेट एग्जाम पास कर गए, बिहार का बेट एग्जाम पास कर गए, उसी तरह अदर स्टेट में वहां का सेट एग्जाम पास कर गए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन ये 4 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बोलिएगा सर ये किस तरह से तय हुआ, अभी देखिएगा तो यूजीसी नेट में, यूजीसी नेट में यूजीसी नेट जो है आपका 4 साल का जो ग्रेजुएशन किया है वो भी फॉर्म भर सकता है। तो 4 साल का ग्रेजुएशन, अब पीजी नहीं किया हुआ है, लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन जो छात्र किया हुआ है, यूजीसी नेट एग्जाम का फॉर्म भर सकता है। तो वो क्या चीज के लिए एलिजिबल होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम हम देते हैं, या फिर बिहार का बेट या झारखंड का जेट एग्जाम देंगे, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन के आधार पर आप फॉर्म भरते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर क्या आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब सिर्फ और सिर्फ जो है पीएचडी एडमिशन के लिए और जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है। तो ये चीजें का आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए हमने इन सभी पॉइंट को आपको यहां पर बताया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिएगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। तो एमएचआरडी का जो डिफिनीशन है ये पुराना वाला, उसके अनुसार 12 साल स्कूल में बिताने के बाद जो शिक्षा ग्रहण किया जाता है वो हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उसी को कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 15 साल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो एजुकेशन प्राप्त किया जाता है उसी को उच्च शिक्षा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 12th अभी भी वही नियम है, उसमें भी 12th वही नियम है, लेकिन बच्चों को अब चूंकि पहले से ही प्री नर्सरी कराया जाता है, इसलिए ड्यूरेशन ये बढ़ा है। डिफिनीशन वही है, 12th के बाद के शिक्षा को हायर एजुकेशन, सेकेंडरी जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो एजुकेशन प्राप्त किया जाता है वो हायर एजुकेशन, आज भी वही डिफिनीशन है, सिर्फ ये टर्म 12 साल की जगह 15 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, उच्च शिक्षा 10 वर्ष की स्कूल की शिक्षा और न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि का शिक्षण कोर्स होता है। क्लियर है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी को चेंज किया गया है। अब आते हैं हायर एजुकेशन का। जब हम लोग मीनिंग समझ चुके हैं तो अब इसका उद्देश्य को समझते हैं। ऐसे तो उद्देश्य हम बता चुके हैं कि हायर एजुकेशन से हमें स्किल प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है, हमारा किस चीज की और किस फील्ड में हमारा फ्यूचर होगा ये भी तय हमारा हायर एजुकेशन ही तय करता है। आज के डेट में तो पीएचडी किया हुआ भी प्यून बनने के लिए अप्लाई करता है, वो अलग चीजें हैं। गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मारामारी हमेशा तो होती रही है प्रारंभ से लेकर अभी तक, लेकिन हायर एजुकेशन ये तय करता है आपके एजुकेशन पर कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कैरियर उसी से तय होता है। उद्देश्य यहाँ पर बताए गए हैं। इसका हिंदी है या इंग्लिश है? इंग्लिश में भी आपका रहेगा। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उच्च शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय का दायित्व तो मानवता। ध्यान रखिएगा, हम लोग जिस स्तर पर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आज भी देखिएगा तो छोटे मोटे जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते हैं वहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन में या पीजी में एडमिशन लेने का मतलब होता है सिर्फ एग्जाम देखना, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना और डिग्री ले लेना और फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। आज के डेट में अधिकतर स्कूल कॉलेजेस ऐसे ही हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसे ही हैं। लेकिन ये जो सुविधाएं या जिसकी सोच बच्चों के बीच में विकसित हुई है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस शिक्षा का उद्देश्य तय किया गया, जिसकी अवधारणा स्थापित की गई भारत में, वो ये तय किया गया कि शिक्षा का, हायर एजुकेशन का उद्देश्य हो मानवता को विकसित करना, सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, सिर्फ नॉलेज रटना ही नहीं, जिसके आधार पर एग्जाम देकर पास करना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं, मानवता को तय करना, सहनशीलता, तर्क संगत विचारों के विकास और सत्य की खोज करना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का संकलन करना, नवीन ज्ञान की खोज करने के साथ हम तो ज्ञान प्राप्त करेंगे ही, साथ ही नवीन ज्ञान की खोज करेंगे और उसके साथ साथ ज्ञान की वृद्धि प्रसार करना, नई आवश्यकताओं के अनुरूप आविष्कार को बढ़ावा देना ही हायर एजुकेशन का मतलब है। इसके अलावा प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्लेषण करना कि प्राचीन काल में ऐसी स्थितियां किस आधार पर थी, क्या उसका तर्क है, किस आधार पर। आज देखिएगा भारत के बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे स्थापत्य कला मिलेंगे जहां पर आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि वर्तमान में भी ऐसे बनाना मुश्किल है। तो आखिर उसकी आधार क्या थी, उन नवीन चीजों को खोज करना ही हमारा उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्तित्वों का समाज में निर्माण करना, चरित्र निर्माण करना भी हमारा एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का मतलब है। समाज में विकास की धारा बढ़ाना, देश की राजनीति, प्रशासन, व्यवसाय और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सके। उच्च शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, कैरेक्टर जो फॉर्मेशन है करने के साथ साथ देश के सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने वाली मानसिकता का विकास करना। उच्च शिक्षा शोध को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, संपूर्ण देश में कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस, चिकित्सा, जो मेडिकल के क्षेत्र में कुशल मतलब कि स्किल्ड व्यक्तित्व का निर्माण करना, स्किल्ड पर्सन का डेवलप करना। इसके अलावा उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। तो ये उच्च शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर 6-7 पॉइंट के माध्यम से बताए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट टाइप के यहां से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार इसको एक बार पढ़िएगा, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। इसका इंग्लिश में भी यहां पर आपको दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा।
ओके, क्लियर है सारा पॉइंट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। उच्च शिक्षा का महत्व और आवश्यकता है, आखिर इसका इंपॉर्टेंस और इसकी नीड्स क्या है, आखिर क्यों जरूरी है हमारे लिए उच्च शिक्षा। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मानव चरित्र का निर्माण करना, समाज में नई चीजों का विकास करना, जो आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देना, डायरेक्शन देना, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे लिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जरूरी है। धर्म जैसे दर्शन, ज्ञान, फिलॉसफी हो गया, साइंस हो गया, नॉलेज हो गया, लॉस हो गया, उसके अध्यापन के क्षेत्र में विशेषज्ञों का निर्माण करना, छात्रों में कुशल एवं विस्तृत नेतृत्व का निर्माण करना जैसी चीजें। इसके अलावा उच्च शिक्षा के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों को ज्ञान प्रदान करना। सिर्फ अपने ही देश, अपने ही राज्य, अपने ही क्षेत्र, अपने जिले में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं, दुनिया भर में जो चीजें घटित हो रही है, जो पॉवर्टी है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, चाहे वहां की खराब स्थिति हो, चाहे वहां की बेहतर स्थिति हो, उन सब का नॉलेज प्राप्त करना ही हमारे हायर एजुकेशन हमारे लिए इसीलिए जरूरी है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति में संकीर्णता की समाप्ति तथा सामाजिक समानता, सांस्कृतिक जो इक्वलिटी है, इसके अलावा जो कल्चरल है, जो रिलीजियस सहिष्णुता तथा अंतरराष्ट्रीय समझ विकसित करना के लिए जरूरी है हायर एजुकेशन। इसके अलावा उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र में मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि अगर हमारे देश में देखिएगा, भारत को बोला जाता है कि लेबर पावर के लिए, लेकिन यहां पर देखिएगा तो स्किल्ड लेबर बहुत कम है। स्किल्ड क्योंकि सिर्फ लेबर पावर विकसित करने से काम नहीं चलेगा, उनमें स्किल भी होनी चाहिए, जैसे कि कोई कंप्यूटर का ज्ञान रखता है, कोई मशीन चलाने का ज्ञान रखता है, तो कोई कारीगर है, कोई आर्ट का है काम। तो इस तरह के आज वर्कर्स की ज्यादा डिमांड है। अगर मान लीजिए पूरा वो इलिटरेट है या फिर बहुत सारी चीजों का जानकार नहीं है, तो बहुत सारे देखिएगा तो आज बेरोजगार हो जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास तथा होता है, तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को बहुमुखी विकास जो है प्रदान करता है। वही चीज का यहां पर आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब वही हिंदी में इसको बोलते हैं आपका धार्मिक सहिष्णुता, मतलब सभी के साथ मिलजुल कर दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णु स्वभाव रखना। भारत देखिएगा अनेकों धर्मों का बोल सकते हैं संगम है। क्लियर है। भारत कोई एक मतलब एक यहां पर बोल सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर इस्लाम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गए, मतलब दुनिया के जितने भी विभिन्न रिलीजियस के लोग हैं भारत में आपको देखने को मिलेंगे। सभी पॉइंट क्लियर है। अगर किसी को में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर जो अगला टॉपिक हम लोग उच्च शिक्षा का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आज जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपका कि आधुनिक भारत में जो उच्च शिक्षा का या शिक्षा का जो विकास हुआ, तो यूरोपियंस ने क्या क्या काम किया उसको हमने डिस्कस किया। फिर उच्च शिक्षा का मीनिंग क्या है उसको भी हमने आपको बताया, उद्देश्य क्या है, उसका महत्व, उसकी जो नीड्स है उन सब पर हमने चर्चा किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उच्च शिक्षा के रिगार्डिंग क्या कहता है उसके बारे में भी हमने पूरा डिस्कस किया। अब हम लोग यहां पर आजादी से पहले जो, जैसे कि हमने बताया कि 3 विश्वविद्यालय बने, हिंदू कॉलेज बना, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य आजादी से पहले हुए थे। विभिन्न तरह के लॉज जब औपनिवेशिक शासनकाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो उन्होंने बहुत सारे प्राथमिक क्षेत्र में या फिर माध्यमिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा में बहुत सारे बदलाव किए। उसमें अलग अलग तरह से विद्यालय और अलग अलग तरह से उसमें रिफॉर्म्स करने का काम किए। उनके बारे में एक एक करके अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने हंटर आयोग का नाम सुना होगा,
फूड डिस्पैच रिपोर्ट के बारे में नाम सुना होगा। तो वो सब क्या है, उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई, गवर्नमेंट ने क्या क्या लागू किया, इस सब एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक करके अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला है आपका चार्टर अधिनियम 1813। ये पहली बार ऐसा था भारत में कि कोई एक्ट लागू किया गया ब्रिटिश के द्वारा कुछ चीजों को। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें शामिल थी जो कि भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि हम लोग शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग शिक्षा से संबंधित इस अधिनियम में क्या था उसको हम लोग देखेंगे। 1813 में ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ हुआ इसी अधिनियम के तहत, साइंटिफिक नॉलेज का। इसके अलावा इसके तहत ईसाई मिशनरीज को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। ब्रिटिश या यूरोपियंस ने भारत में जिस तरह से अपना पांव पसारा, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा ईसाई मिशनरीज का। अभी भी देखिएगा भारत में ईसाई मिशनरीज है, उनका क्या उद्देश्य होता है, लोगों में प्रलोभन देना। उनको वैसे लोगों को वो टारगेट करते हैं जो समाज में, भारतीय समाज में दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, या फिर अशिक्षित लोग हैं, या फिर गरीब लोग हैं, उनको टारगेट करते हैं। और धर्म परिवर्तन का खेल भी यहीं से प्रारंभ होता है। ऐसे ईसाई मिशनरीज देखिएगा तो उनका बहुत सारे योगदान है। आप आदिवासियों में देख लीजिए, शिक्षा के प्रवाह को प्रसारित किया है, भले ही धर्म परिवर्तन करके, लेकिन उनके जीवन को नई दिशा देने का काम किया। क्लियर है? तो ईसाई मिशनरीज को धर्म प्रचार करने की अनुमति इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में मिली। एग्जाम में कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके परिणाम स्वरूप 1817 के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद के दिनों में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना तथा वर्ष 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 1813 अधिनियम के तहत क्या क्या कार्य हुआ, तो 3 प्रमुख कार्य हुए हैं। पहला, ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म का प्रचार करने की मंजूरी मिली। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से उसको जाना जाता है 2010 से। वही चीज यहां पर इंग्लिश में भी है, इसको एक बार देखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है एलिफिंस्टन रिपोर्ट 1823। इस रिपोर्ट में भी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया, जिसमें कि प्रमुख था आपका कि जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। मतलब कि जितने भी विद्यालय उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाए। अभी भी देखिएगा तो हमारे झारखंड में भी देखिएगा, बिहार में देखिएगा तो अभी देखिएगा बीओ भर्ती के लिए चल रहा है। तो उसी तरह डीओ भी होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रमंडलीय स्तर पर, राज्य स्तरीय पर जो होते हैं, जो शिक्षा विभाग होता है उसको कंट्रोल करता है। ब्लॉक स्तर पर अभी बीओ, ब्लॉक जो एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वो देख रेख करते हैं। तो ये अनुशंसा 1823 से चल रही है, पहली बार इसको लागू किया गया। इसके अलावा 1834 में मुंबई में एलिफिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई, जिसका कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य निर्धारित करना था। तो ये एलिफिंस्टन रिपोर्ट 1823 में इस चीज को तय किया गया। अगला है मैकेले रिपोर्ट 1835। जो मैकेले रिपोर्ट आई थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का द्वारा एक समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे लॉर्ड मैकॉले, जो विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकॉले, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति के समान सदियों पुरानी पूर्वाग्रह से मुक्त एक नई शिक्षा प्रणाली की अनुशंसा की गई। भारत में से देखिएगा तो भारतीय शिक्षा प्रणाली को हमेशा पश्चिमी सभ्यताओं के द्वारा कमतर आंका गया है कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था या फिर जो हमारे पढ़ाया जाता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है और यहाँ पर कोई उसका तर्क नहीं है, जबकि बिल्कुल वो गलत है। आज भी देखिए, आज भले ही पश्चिमी संस्कृति में जो शिक्षा का प्रसार हुआ, जो खोज की गई, वो खोज हमारे देश में हजारों साल पहले हो चुकी थी। पृथ्वी को बताया गोल, जो कि हमारे जो विभिन्न वेद हैं, ग्रंथ हैं, उसमें
हजारों साल पहले बता दिया गया था, वो भी तर्क के आधार पर। लेकिन उस चीज को पश्चिमी सभ्यता की संस्कृतियों या फिर लोगों के द्वारा उसको अपनाया नहीं गया, उन लोगों को बोल दिया गया कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हाँ, हमारे देश में ऐसी बहुत सारे ऐसी चीजें नियम वगैरह चलती हैं या फिर बहुत सारे मनगढ़ंत चीजें चलती हैं जिसका प्रचार प्रसार लोग अपने फायदे के लिए करते हैं। बिल्कुल वो चीजें आपको अभी भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे भारत में या फिर जो हमारी संस्कृति का जो आधार है या फिर जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहा है वो पूरा का पूरा पूर्वाग्रह से ग्रसित है या फिर वो अंधविश्वास पर आधारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में स्थापत्य कला को देख लीजिए, वेदों के बारे में देख लीजिए, जो चीजें हजारों साल पहले बताई गई है वो चीजें आज देखने को मिलता है। क्लियर है? इसके अलावा मैकॉले ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। मैकॉले रिपोर्ट में पाश्चात्यवादी अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। मैकॉले रिपोर्ट के अनुसार ही बोल सकते हैं भारत में पाश्चात्यवादी संस्कृति मतलब शिक्षा को प्रसार करने का बल मिला। इसके अलावा उद्देश्य था कि भारतीयों को एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिससे औपनिवेशिक सरकार को निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सके। जैसे कि सबसे ऊपर में अंग्रेज अधिकारी रहेंगे, उसके नीचे छोटे मोटे जो भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा और ये जो लोगों से जनता से संपर्क में रहेंगे जिससे कि हमें शासन करने में सहयोग मिलेगा। यहाँ के उच्च अधिकारी डायरेक्ट अगर जनता से भारतीयों से संपर्क में रहेंगे तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। भाषा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्थानीय भाषा को ये अंग्रेज अधिकारी और भारतीय अंग्रेज अधिकारी की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट मिल जाए तो भारतीय अंग्रेज इसलिए चाहते थे भारत में शिक्षा का प्रसार करना, कोई उनका उद्देश्य नहीं था कि भारत को हम शिक्षित बनाएंगे और जो भारत में अंधविश्वास और जैसे चीजें चल रही है उसको पूरा जड़ से खत्म करेंगे, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वो अपने फायदे के लिए ये बीच के वर्ग को चाहते थे ताकि इनको भारतीय भाषाओं का और अंग्रेजी भाषा का दोनों का नॉलेज हो, जिसके कम्युनिकेशन करने में उच्च अधिकारी और इनके बीच में एक सहायक का काम कर सके। जैसे आज एक ट्रांसलेटर करता है, ये ट्रांसलेटर तक ही सीमित नहीं थे लगान वसूलना, क्योंकि इतने बड़े भूभाग पर कितने अधिकारी होंगे, कितने अंग्रेज होंगे, फिर भी इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। अब हर जगह तो अंग्रेज अधिकारी नहीं जा सकते तो भारतीयों को ही नियुक्त किया गया, हमें ही आप ही हमें दीजिए, उसका रिपोर्ट वो अपने पास रखेंगे। क्लियर है? निचले वर्ग को कर्मचारी मिल सके जिससे कि ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। इस रिपोर्ट में भारत के परंपरागत देशीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से विस्थापित किया गया। जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल पद्धति थी जिसमें कि शिक्षा का एक विशेष महत्व था, उसको विस्थापित करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली स्थापित किया गया। मैकॉले रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया है। अभी देखिएगा हमारे देश में जो है अलग अलग तरह के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें कि हिंदी को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। एक वह भी सरकारी बोल सकते हैं, नहीं अभी भी देखिएगा तो बहुत सारे पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई होगी अंग्रेजी में ही होती है हमारे देश में। अभी भी जो खासकर जुडिशियल वर्क होते हैं पूरा का पूरा अंग्रेजी आधारित है। अभी भी हिंदी के बहुत काम होते हैं लेकिन अभी भी देखिएगा तो सारे डिसीजन कोई भी जज बोल रहा है, वकील बोल रहा है, सिर्फ अंग्रेजी में। एक अगर गरीब वर्ग है जो जाता है कोर्ट में, उसने लॉयर को अपॉइंट किया है, जज जगह सब आर्गुमेंट हो रहे हैं जज के बीच में और लॉयर के बीच में। यह एक ऐसा बंदा है जो कि भारतीय भाषाओं को ज्ञान रखता है, या तो ये गुजराती जानता है या हिंदी जानता है, मराठी, तेलुगु, तमिल। लॉयर और जज के बीच में क्या बातचीत हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, फिर फाइनल डिसीजन भी आ गया, इसको कुछ समझ में नहीं आया। फाइनल डिसीजन होने के बाद जब लॉयर आता है इसकी अपनी भाषा में समझाता है तब जाकर इसको पता चलता है कि नहीं जज साहब ने ये निर्णय दिया। तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जुडिशियल हो चाहे कहीं पर भी कि स्थानीय भाषा में निर्णय हो या फिर स्थानीय भाषा में कार्य हो, जिससे कि स्थानीय लोगों को अपनी भाषा में उसको समझ हो सके, जो काम हो रहा है उसके बारे में उसी समय से उसको नॉलेज हो कि क्या वास्तव में हो रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग भारत से में आजाद तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसी पद्धति हमारे देश में अभी तक लागू नहीं हुई है, जिससे कि करोड़ों लोग इससे वंचित हैं। न्याय के आस में बहुत सारे लोग वंचित हैं। अच्छे वर्ग, भ्रष्टाचार इसीलिए यहाँ पर हमारे देश में सबसे ज्यादा फल फूल रहा है।
क्लियर है? समझाना कुछ और था, समझा कुछ और दिए, हुआ कुछ और, पता चला कि इनको डिसीजन कुछ और मिला। अभी देखिएगा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, लेकिन इनको पता चलता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनके खाते में पैसा हो गया, लेकिन दलाल को तब वो खाते से पैसा निकालकर 20,000 25,000 आवास के नाम पर, टॉयलेट के नाम पर, या फिर जो भी चीजें हैं दलाल को या फिर मैनेजर को देना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति भारत में अभी भी है, इतने साल के बावजूद भी, आजाद हो जाने के बाद भी। तो अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया 1837 में। भले ही अंग्रेजी आज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अभी अधिकतर देखिएगा, अभी देखिएगा तो हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य जो हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी से उनको कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी को हम बहुत अच्छे से अपनाएंगे, लेकिन कुछ भारतीय भाषाओं को हम नहीं अपनाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे राज्य में, देश में देखने को मिलती है। सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया। अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। मैकॉले रिपोर्ट 1835 का सारा इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर सारा दिया हुआ है, इस पर एक बार इसको देखिएगा। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको सारे को देखिएगा। अगर कुछ पॉइंट में अगर दिक्कत होगा तो पूछिएगा। हिंदी में सारा हम समझा चुके हैं। ओके, सारा पॉइंट क्लियर है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854। ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक कमेटी थी, जिसकी अध्यक्षता जो चार्ल्स वुड, इसकी अध्यक्षता जो है चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में किया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष बनाए गए थे। मतलब इस बोर्ड के अध्यक्ष चार्ल्स वुड को बनाया गया, और उन्हीं के नाम पर ये वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 कहा गया। यह जो रिपोर्ट तैयार किया गया, इसमें उच्च शिक्षा के विषय पर पहली नीति कहा जाता है भारत का, और ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इस रिपोर्ट को या इस समिति को कहा जाता है। एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसको ही कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या क्या अनुशंसा की गई, रिकमेंडेशन किया गया, इसको समझते हैं। वुड डिस्पैच रिपोर्ट 1854 में पहला अनुशंसा था इसमें कि सरकार पाश्चात्य शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित्य का प्रसार करें। जितना एक्सपेंशन करना है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति है, उसी का प्रसार करें, और उसी के आधार पर जो है शिक्षा भारत में प्रदान करें। इसके अलावा उच्च शिक्षा का माध्यम सिर्फ अंग्रेजी, और निचले स्तर के लिए मातृभाषा को प्रोत्साहित किया गया। एक पहले रिपोर्ट था इसमें कि पहली बार ये बातें आई कि भारतीय मतलब भाषा में, मतलब मातृभाषा में निचले स्तर की शिक्षा, मतलब मान सकते हैं कि स्कूली स्तर तक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए, और उसके बाद जो है अंग्रेजी में दिया जाए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया जाए अलग अलग स्तर पर। इसके अलावा जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज की भी स्थापना किया जाए। क्लियर है? इसके अलावा अध्यापकों को, जितने भी टीचर्स हो, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाए, और ट्रेनिंग अच्छे संस्थानों से मिलेगी, तो इसीलिए संस्थान, प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किया जाए। इसके अलावा महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जाए, इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। इसके अलावा डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पर 1857 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस समिति, किस अनुशंसा पर जो है भारत में 3 विश्वविद्यालय पहली बार स्थापित हुए लंदन यूनिवर्सिटी के तर्ज पर 1857 में।
वो था यही वो डिस्पैच। उसका अनुशंसा इंग्लिश में यहां पर सारा दिया हुआ है, एक बार इसको दे लेंगे। इसमें की पॉइंट जो है आपका कि स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, फिलोसफी, आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इंग्लिश एंड मदर टंग, मातृभाषा शुड बी इनकरेज्ड फॉर लोअर लेवल एजुकेशन। प्राइमरी स्कूल शुड बी established and above them Anglo vernacular high schools and related college should be established at district level। जिला स्तर पर भी बहुत सारे स्कूल स्थापित किया जाए। इसके अलावा टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा, वोमेन एजुकेशन पर भी इनकरेज किया जाए, उनको भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ डिस्पैच, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज वेयर एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया इन 1857। अगला है फिर हंटर आयोग। हंटर आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस कमेटी की जो स्थापना की गई डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में, इसीलिए इन्हीं के नाम पर ये हंटर आयोग या हंटर कमीशन कहा जाता है। 1882 में ये कमीशन बना था, 1882-83 के लगभग कमीशन बना भी और रिपोर्ट भी आ गया था। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए इसको एक बेहतर माना जाता है भारत में। इस कमीशन को भारत में ये कमीशन बना भी था इसी के लिए कि भारतीय मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का प्रसार जो है एक्सपेंशन किस प्रकार से हो। अब जो ये समिति बना, इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व देते हुए प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में और उपयोगी विषय में हो, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन में से सरकार को हट जाना चाहिए, सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। इसके अलावा सरकार को कॉलेज के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हर एक कॉलेज हो, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए अलग अलग से उनको अनुदान और सहायता मिले, जिससे कि वो बेहतर बन सके और शिक्षा का प्रसार कर सके। वही चीज इंग्लिश में भी यहां पर दिया हुआ है। लॉर्ड रिपन कंस्टिट्यूटेड ए कमीशन अंडर डब्ल्यू हंटर टू एवुलेट जो प्रोग्रेस मेड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर 1854। इट्स टास्क वेयर टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। प्राइमरी एजुकेशन पर मुख्य रूप से ये आधारित। अब जो ये हंटर आयोग की जो अनुशंसा थी, सिफारिशें थी, प्रमुख बहुत सारी सिफारिशें थी, इसमें सबसे 4 प्रमुख सिफारिशें जो यहां पर लिखा गया है। सबसे पहला था कि प्रेसिडेंसी नगर के साथ अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। इसके अलावा हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षा के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, ट्रेड और कॉमर्शियल जैसे शिक्षा एजुकेशन भी उपलब्ध हो। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना। इन्हीं के अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को पृथक कर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा अलग हो और उच्च शिक्षा अलग किया गया। क्लियर है? वही चीज यहां पर इंग्लिश में दिया हुआ। रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, हायर एजुकेशन। इसके अलावा बिजनेस एंड वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिले। प्राइवेट एफर्ट्स शुड बी इनकरेज इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसके अलावा इसी के बेसिस पर जो रिकमेंड किया गया, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को अलग कर दिया गया। क्लियर है? तो ये हंटर आयोग के जो रिकमेंडेशन थे, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे जो है आपका अलग और भी बहुत सारे, आजादी से पहले बहुत सारे और अलग अलग अधिनियम और एक्ट बने, कमीशन बने, जिसको हम लोग जो है अगले क्लास में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आजादी के बाद जो अलग अलग कमीशन, नीतियां और अन्य बहुत सारे कार्य किए गए भारत सरकार के द्वारा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आजादी से पहले और क्या क्या थे, जैसे विश्वविद्यालय आयोग बना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना, राष्ट्रीय नीति संकल्प 1913, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, हार्टोग समिति 1929, अबॉट वुड रिपोर्ट 1937, वर्धा शिक्षा योजना 1937 और सार्जेंट योजना 1944। इन सभी पर नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आजादी के बाद जो कार्य किए गए उच्च शिक्षा के लिए और किस तरह से बदलाव हुए, उन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के रिगार्डिंग, जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं
अभी आपके पास पर्याप्त समय है, क्योंकि अब समय बीत गया तो फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती इन राज्यों में एक लंबे समय 8 साल 10 साल 7 साल 5 साल के बाद आती है। अगर ये भी मौका आपके हाथ से निकल गया, फिर 5 साल 10 साल और वेट कीजिए, तब तक एज भी खत्म हो जाएगा, पता चला कि कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए तैयारी बेजोड़ और पूरे लगन से कीजिए, अपना 100% दीजिए, रिजल्ट बिल्कुल 100% होगा। उसके लिए बैचेस आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको कम समय में सही गाइडलाइंस में मिले और सही चीजों का अध्ययन कर सके, जिससे कि रिजल्ट होने में आपका एक जैसे कि योगदान मिल सके। क्लियर है? तो ये योगदान हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। अभी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो आपको अप टू 2000 तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स जो पेपर 2 में है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर और मैथमेटिक्स के क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं। जो छात्र सिर्फ पेपर 1, जैसे कि इसमें 43 विषय है, बाकी विषय नहीं हो रहे हैं, जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का क्लास करते हैं तो उसको बस 2499 रुपया आपको देना है पेपर 1 की क्लास के लिए। ये ऑफर बस 2 दिन के लिए है, इतने कम फीस पर आप क्लासेस उपलब्ध होगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज कंप्लीट आपको इसमें मिलेगा और एग्जाम तक आपको हेल्प किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके अलावा ये एग्जाम में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 3-1 कोर्स बोल सकते हैं, आपका यूजीसी नेट दिसंबर जून टारगेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी आपका ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट स्पेशल जेआरएफ के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे बेहतर से बेहतर फैकल्टी मिलेंगे, बेहतर नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिससे कि रिजल्ट 100% होगा। क्लास अब कैसे ज्वाइन करना है, तो जो नंबर दिया हुआ है 7004579780, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है पेमेंट कर दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट हमारा ऐप है जो स्वरूप लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स में जाकर आप परचेस कर लीजिए, क्लास आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।